हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आज बच्चों हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज बहुत स्कोरिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप अपने कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल दिमाग में फ्रेश रखिएगा और अपने एक एक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है क्लास में उसको हम इसमें अप्लाई करते जाएंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सबसे पहला एमसीक्यू है द रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। तो जो भी रिटन अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए पार्टनरशिप डीड, बी पार्टनरशिप बाय लॉज, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन या अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम सबको पता है बच्चों क्या कि रिटर्न अग्रीमेंट जो भी होता है पार्टनर्स के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, तो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। जो रिटन है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं पार्टनरशिप के कि क्या क्या प्रॉफिट रेशियो होगा, सब कुछ ये सब चीज़ें डिटेल में मेंशन रहती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका एमसीक्यू हो गया, तो इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज। तो एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो हम बच्चों देख चुके हैं कि जब भी अगर सपोज अगर फर्म जो है अपना डेट पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, अपनी उधारी को नहीं चुका पा रही है, तो इस लेवल पर बच्चों क्या होता है, फिर पार्टनर्स से पर्सनली पार्टनर्स के उस उधारी को चुकाने के लिए फर्म अगर नहीं उधारी चुका पा रही है तो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बच्चों, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स को अपने घर तक बेचने पड़ सकते हैं अगर फर्म वो उधारी नहीं चुका पा रही है, तो फर्म अपनी डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रही है। तो क्लियर है इतना? ठीक, तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड, नो लाइबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो बच्चों हम सबको पता है आंसर क्या हो जाएगा? बी अनलिमिटेड। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म में होती है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि उनके पर्सनल एसेट से भी रिकवरी की जा सकती है अगर फर्म पे ऑफ नहीं कर पा रही है तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, किस पे अलाउ करते हैं? ए द ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल एट द ईयर एंड, एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर या द कैपिटल इन द मिडल ऑफ द ईयर। तो बच्चों हम सब ने देखा है क्या कि हम हमेशा क्या करते हैं, जब कैपिटल निकालते हैं तो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, है ना। अगर कुछ भी साल भर में कोई और एडिशन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हुआ तो सीधे सीधे हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट निकाल देते थे। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होता था तो आप उससे भी पहले रिवर्स वर्किंग करके क्या निकालते थे? ओपनिंग कैपिटल, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कैलकुलेट करते थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे। आया समझ में? तो इसलिए सीधे सीधे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए द ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, एब्सेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा? इट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, इज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, इज अलाउड एट द बोरोइंग रेट, इज नॉट अलाउड। तो बच्चों हम सबने देखा है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील बटा सन्नाटा होगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन लेकिन कितना हो जाएगा? 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए तो बड़े इजी क्वेश्चन है बच्चों। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, फिफ्थ वाला देख रहे हैं हम। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल वाला सिस्टम है, ठीक है, तो पार्टनर्स विल हैव क्रेडिट बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों देखो ये तो गलत ही है, डेबिट बैलेंस कभी होगा ही नहीं, है ना। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो आपने गुल्लक बनाई है जिसमें आप दो गुल्लक बनाते हो, एक बनाते हो फिक्स्ड, एक बनाते हो करेंट,
ठीक है। तो सारे जितने भी ट्रांजैक्शन लेना देना सब कुछ करंट अकाउंट से होता है। इसमें बस आपने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बस यहाँ पर फिक्स करके हम इसको सील कर देते हैं, ठीक है। इसको बार बार हम छेड़ते नहीं हैं, बिल्कुल एफडी की तरह सपोज करो, ठीक है। ये हम देख चुके हैं ध्यान से। अब तो इसका डेबिट बैलेंस तो होगा ही नहीं, है ना। क्रेडिट या डेबिट बैलेंस, सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कई बार क्या होता है बच्चों, दुविधा में पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक आंसर सही होता है लेकिन एक आंसर ज़्यादा सही होता है। तो क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, ये तो सही है कि हाँ ठीक है, ये सही जवाब है कि क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स, ये जो है आंसर ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही क्यों है? क्योंकि आप ये समझ लो, रूल क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है बच्चों, या तो आप, ठीक है, इसमें आप कैपिटल डालकर सील कर दोगे इसको, या ये ज़ीरो होगा, लेकिन कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। या तो इसमें कैपिटल होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और या ये ज़ीरो होगा, नील होगा, अगर इसमें आपने इस गुल्लक में कुछ भी नहीं डाला तो। लेकिन ये गुल्लक जो है कभी नेगेटिव नहीं जा सकती, ठीक है, कभी इसका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन करंट अकाउंट में हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का लेना देना चल रहा है, तो कई बार ये आपका जा सकता है, ठीक है, नेगेटिव। तो इसीलिए आपका बच्चों यहाँ पर देखो, आप लोग फिफ्थ का जनरली बच्चे कुछ ए कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ये सही जवाब है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक जवाब ये है कि क्रेडिट बैलेंस तो होगा ही, लेकिन नील बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो फिफ्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। चलिए आ गया समझ में। चलो सिक्स्थ पे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई किया जा रहा है, मतलब वही दो गुल्लक बनाई जा रही हैं, तो अगर दो गुल्लक बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, वो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसको कहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमें पता है बच्चों, अगर फिक्स्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो जो फिक्स्ड वाली गुल्लक है उसको तो हमें छूना ही नहीं है। सारे ट्रांजैक्शन जो हमारे कहाँ से होंगे? करंट वाली गुल्लक से होंगे। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब क्रेडिट होगा, और कौन सी गुल्लक में होगा? करंट, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं, ये तो गलत है। इस क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिल्कुल ये सही जवाब है। मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बिल्कुल नहीं। इस डेबिटेड, तो डेबिट तो होगा ही नहीं बच्चों, ठीक है, पार्टनर्स को मिल रहा है तो डेबिट कैसे होगा। तो आपका सही आंसर सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? बी, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से ऑड वन आउट क्या है देखें। ए, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ओहो, जो रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तीनों क्या हैं? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, और ये तीनों कहाँ आएंगे? पीएनएल अकाउंट में आएंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है बच्चों? ये है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट होगा फर्म को तभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, तभी इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को अपने कैपिटल पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका कहाँ आएगा? ये आपका आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब आपको क्लियरली दिख गया कि भाई ऑड वन आउट कौन है, ठीक है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आपका ऑड वन आउट है, क्योंकि ये तीनों जो है ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो सेवेंथ वाला भी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, एट्थ, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ। तो करंट अकाउंट कब मेंटेन किया जाता है? करंट अकाउंट मतलब एक फिक्स्ड अकाउंट की गुल्लक बनेगी और एक करंट अकाउंट की गुल्लक बनेगी। ये कब होता है? जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम फॉलो करते हैं फ्लक्चुएटिंग, तब वहाँ पे सिर्फ एक गुल्लक बनती है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बस आपको आंसर क्लियरली पता है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कब मेंटेन करते हैं? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। तो ये सब बहुत ही फालतू ऑप्शंस हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा एट्थ का ए, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ठीक है। तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तभी करंट अकाउंट बनेगा। क्लियर है?
कितने ईजी हैं बच्चों, देखो फालतू आप लोग घबराते हो एमसीक्यूज के लिए। चलो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, तो हम सबको पता है, ठीक है, ये महामंत्र हमेशा हमें सबको पता है क्या, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है तो पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट, बराबरी से प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्म प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इक्वली इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड फॉर द फर्म्स बिजनेस अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो ये बहुत ही इररेलेवेंट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, इक्वली। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो मोहित और रोहित दो पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल थे 80,000 और 40,000। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित्स शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। अब ठीक है, यहां पर क्या कुछ मेंशन्ड है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये था, कुछ मेंशन्ड है नहीं। क्या यहाँ पे मेंशन्ड है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा ऐसा कुछ लिखा था, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ समझ में आ गई कि पार्टनरशिप डीड ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो जब पार्टनरशिप डीड कुछ भी मेंशन नहीं करती तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। ठीक है, तो ये 30,000 का प्रॉफिट मोहित और रोहित के बीच में बराबर बराबर बटेगा, मतलब 15,000 15,000। तो मोहित को कितना मिल जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, 15,000। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो कई बच्चों का थोड़ा एक साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही कुछ देखते हैं, ओहो फिगर्स आ गए, मतलब न्यूमेरिकल टाइप का, और इसमें एमसीक्यू में पूछ लिया तो मतलब हमसे तो बनेगा ही नहीं। लेकिन आपने देखा जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको बहुत कूल माइंड से एग्जाम में इसको पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ये चीज़ें जो है ना एमसीक्यूज, ये समझ लो कि आपकी नैया पार लगवा देंगे। इसमें आपको इतना अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बहुत ध्यान दो। अगर उसमें आपने ध्यान दे दिया तो कोई भी एमसीक्यू आ जाए एग्जाम में आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये 10th वाला हो गया। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलो, व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम पार्टनर्स। ठीक है, तो जब एक पार्टनर को कुछ दूसरे पार्टनर्स ने गारंटी दी है ऑन डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि भाई डेफिशिएंसी होगी अगर तुम्हें कुछ भी, तो वो हम लोग झेलेंगे, उसको हम भुगतेंगे, उसका भुगतान हम करेंगे। तो अब डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स हु गेव द गारंटी, नन ऑफ द पार्टनर्स। तो बच्चों हमें पता है अगर जो पार्टनर्स गारंटी देंगे उस एक पार्टनर को, उनको ही वो क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, उनको ही वो जो है प्रॉफिट जो कम हुआ है वो बियर करके अपने पास से सैक्रिफाइस करके दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा जिसको उन्होंने गारंटी दी है। ठीक है, तो 11th का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, पार्टनर हु गेव गारंटी, वही लायबल होंगे इस डेफिशिएंसी को बियर करने के लिए। क्लियर है इतना। चलिए 12th, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर। ठीक है, तो अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, मतलब वही पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हुई है और आपस में भी कोई ओरल अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। तो बच्चों ये तो सरासर गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो होगा निल। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन, ये भी गलत है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल होगा तो कोई भी रेट आप लगा लो, ठीक है, वो आपका गलत ही होगा। एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बैंक रेट, ये भी फालतू, बहुत ही फालतू ऑप्शन है, बिल्कुल गलत। नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, तो परफेक्ट आपका जवाब क्या होगा, सही जवाब है डी। ठीक है, मुबारक हो, आप 1 करोड़ जीत गए। चलो, तो इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। क्लियर है, तो पार्टनरशिप डीड जब भी साइलेंट है तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, निल बटा सन्नाटा। चलो क्लियर है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम नहीं आता।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन। तो ये तीनों बच्चों, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन, ये तीनों क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये आपके कहाँ आएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये आपका क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये कहाँ आता है? पीएनएल में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर हो गया इतना? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following items will not be shown in the debit of profit and loss appropriation account? तो इनमें से कौन से आइटम को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या डेबिट साइड में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और फर्म वो पार्टनर्स को दे रही है, तो फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा, तो बिल्कुल दिखाएंगे। कमीशन टू अ पार्टनर भी हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन सैलरी टू पार्टनर्स भी हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पार्टनर्स से मिल रहा है। ठीक है, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाती है? फर्म के लिए वो हो जाती है एक तरीके से इनकम। तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम डेबिट नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक, तो 14th का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? तो इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो एसेंशियल या इंपॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, एन अग्रीमेंट ओरल और रिटन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स। बिल्कुल, ये तो बहुत एसेंशियल है। पार्टनरशिप में आप एंटर ही तब हो सकते हो जब अग्रीमेंट हो। हमने सबसे पहली क्लास में यही पढ़ा था, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अग्रीमेंट का होना, अग्रीमेंट का एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, अग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। बिल्कुल, हमने ये भी देखा था कि लॉफुल बिजनेस कैरी कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, इलीगल बिजनेस के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ठीक है, तो उसको पार्टनरशिप का बहुत एसेंशियल फीचर है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं मिलकर। All the partners should contribute capital in the firm and there should be at least 2 partners। तो ये भी बहुत एसेंशियल फीचर है बच्चों कि कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए, तभी आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। पार्टनरशिप का मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, लेकिन ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ये जो सी ऑप्शन है ना, ये बच्चों एसेंशियल नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर पार्टनर बनना है तो आपको कैपिटल लेकर ही आना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे पार्टनर्स बन जाते हैं जो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या अपनी कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो वो पार्टनर्स बन जाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनको कैपिटल लेकर ही आना पड़ेगा तभी वो फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हर पार्टनर को कैपिटल लाना ज़रूरी नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर। तो 15th का आंसर हो जाएगा सी, that all the partners should contribute capital in the firm, this is not an essential feature of partnership। लेकिन बाकी 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, 16th, अ मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो एक मैनेजर को नेट प्रॉफिट पे 5% का कमीशन मिलता था, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने पढ़ा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और क्या आना चाहिए? रेट प्लस 100 प्लस रेट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ग्रॉस प्रॉफिट, अब यहाँ पे आपको बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है, मतलब आपका बेसिकली एक तरीके से बिना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जो आपका प्रॉफिट आ रहा है 5,80,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, और आपको इनडायरेक्ट खर्चे दे दिए हैं अदर देन मैनेजर्स कमीशन कितने? 1,60,000। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो जरा, यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5,80,000। ठीक है, इसमें से जब हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 1,60,000। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है? 5,80,000 माइनस 1,60,000,
ये आ जाएगा 4,20,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 4,20,000 आ जाएगा। तो अब आपका मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा? तो ये नेट प्रॉफिट जो है बच्चों 4,20,000, इसमें हमें निकालना है क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ है, लेकिन हमें निकालना है कि कमीशन माइनस करने के बाद कितना है, हमारा कमीशन कितना आएगा। तो चलो 5/105 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको पता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का रेशो 5/100 करने की जगह आप क्या करोगे? 5/100 + 5। तो 5/105 करो, कितना आ रहा है ये आ जाएगा 20,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी 20,000। ठीक है, तो 16th क्लियर है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं, एक बार देख लो, नोट कर लो, रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो 16th वाला हमारा न्यूमेरिकल हो गया। तो इस तरह से बच्चों वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप ये चीज़ बहुत ओरली कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये चीज़ आपने दिमाग में ही पूरे कैलकुलेशंस कर सकते हो। चलो 17th पे आते हैं। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 के रेशियो में विदित एंड सीमा जो है अपने प्रॉफिट्स या लॉसेज शेयर करते थे। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, दोनों के कैपिटल्स दिए हैं। दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना था फर्म को। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब फर्म ने क्या किया? फर्म ने सिर्फ 18,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो द इंटरेस्ट ऑन विदित्स कैपिटल विल बी, अब इंटरेस्ट विदित के कैपिटल पे कितना होगा? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, विदित और ये हो गया सीमा। ठीक है, तो दोनों के उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है? 10%, 1,20,000। तो विदित को 12,000 मिलना चाहिए। 1,20,000 का 10% विदित को मिलेगा। 2,40,000 का 10% दैट इज 24,000 सीमा को मिलना चाहिए था। बट इसका टोटल देखो कितना आ रहा है? इसका टोटल ही बच्चों 36,000 आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट ही हमारा सिर्फ 18,000 रुपये का हुआ है। अब इस केस में आप क्या करोगे? देखो, आपने देखा है जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो इनका पहले सारे खर्चे जो भी देना है ना, विदित को जो भी देना बनता है, तो अभी सैलरी वैलरी तो कुछ दी नहीं है, तो विदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सीमा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो विदित को टोटल फर्म को कितना देना है? 12,000 और सीमा को टोटल देना है 24,000। तो हम क्या करते हैं बच्चों? इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 12:24, या इसको आप कैसे निकाल सकते हो? इसको आप 2:1 भी, 1:2 भी बोल सकते हो। ठीक है, और 1:2। क्लियर है? तो अब जो प्रॉफिट है 18,000, ठीक है, उसको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनको पूरा तो मिल ही नहीं पाएगा, सबसे पहली बात है ना। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम है, तो 18,000 में से विदित को कितना मिलेगा और सीमा को कितना मिलेगा देख लेते हैं। तो 18,000 को आप इस रेशियो में बांटो, जितना आपका दोनों को आपको देना बनता है एक्सपेंस का रेशियो। ठीक है, तो 6,000 विदित को मिलेगा और 12,000 जो है वो सीमा को मिलेगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी 6,000। आया समझ में कैसे वर्किंग हुई इसकी? ठीक है, इसको नोट कर लो। तो जब भी आपने देखा है इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हमेशा जो पार्टनर्स को टोटल एक्सपेंस देना है, फर्म को टोटल जो चीज़ें देनी है उसका टोटल लगा के हम उसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो एक्सपेंस का रेशियो होगा उसके रेशियो में आप फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट
पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, तो अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती तो उन पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर्स को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी क्या, नहीं, सैलरी निल बोली गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निल बोला गया है। हाँ, प्रॉफिट का जो शेयर है वो सबको इक्वल मिलेगा, ये लिखा हुआ है, और कमीशन भी निल बोला है। तो आपका आंसर सीधे सीधे बड़ा सिंपल है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ, तो ये हमें पता है बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बड़ा अनोखा रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का प्रिंसिपल या एजेंट का। तो क्लोज रिलेटिव्स, एजेंट एंड प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर रिलेशनशिप या सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, तो सभी बहुत ही इररेलेवेंट ऑप्शन है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1, ठीक है। तो 6:4:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे X, Y, Z। X guaranteed profit of 15,000 to Z. The net profit for the year ending 31st March 2019 was 99,000. X share in the profit of the firm will be, तो बच्चों टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 99,000 हुआ। अब 99,000 में x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा, z को कितना मिलेगा, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 11, तो x को 6/11, 4/11 और 1/11, तो चलो कर लेते हैं। 90,000 इंटू 6/11 कितना आ जाएगा, 54,000, इंटू 4/11 कितना आ जाएगा, 36,000, एंड इंटू 1/11 आ जाएगा 9,000। अब यहाँ पर बच्चों प्रॉफिट कितना गारंटी दिया है कि z को कितना मिनिमम चाहिए, 15,000 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे z को कितना मिला, z को सिर्फ और सिर्फ 9,000 मिला। मतलब कितना कम है बच्चों, कम है हमारा सीधे सीधे 6,000 की डेफिशिएंसी है। तो अब जो 6,000 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ से होगा, x, पूरा x ने गारंटी दिया है z को, तो पूरा पूरा जो 6,000 का डेफिशिएंसी है वो कौन भुगतेगा, x भुगतेगा, ठीक है। तो इसको z को 6,000 किससे मिल जाएगा, x से मिल जाएगा। तो इसका तो पूरा जो गारंटी दिया था वो उसको मिल गया, लेकिन बेचारा x जो है उसका अब प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा, 48,000, ठीक है। तो आपका आंसर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी 48,000, ठीक है। 48,000 आपका सही आंसर होगा। ये सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट आपका सही आंसर बच्चों 48,000 ही होगा, क्लियर है। तो इसको भी नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट, 21, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ अ पार्टनर इज चार्ज्ड। तो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या चार्ज की जाएगी, 8% पर एनम, 9% पर एनम, 12% पर एनम। तो बच्चों हम सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन @ 6% पर एनम चार्ज किया जाता है और प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर किया जाता है, बाकी सब कुछ निल 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 होता है। तो बड़ा आसान था ये भी। चलो लास्ट MCQ देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। तो हमको पता है, ये अभी हमने डिस्कस किया जस्ट, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, कुछ नहीं लिख रही है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर क्या हो जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से। तो ये 22nd MCQ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लो, कोई भी MCQ में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है वो, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैम लेक्चर्स नहीं मिल रहे, प्लेलिस्ट कहाँ है, और यूट्यूब पे आपको प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला है मैग्नेट ब्रेन्स ने। आपको क्या करना है, सीधे सीधे जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आप लिखेंगे magnetbrains.com, तो ये हमारी वेबसाइट आपके सामने होगी। magnetbrains.com पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा वेबसाइट का जो होम पेज है ओपन अप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग क्लास वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं।
तो आपको जैसे जाना है क्लास 11th पे, तो आप क्लास 11th पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट्स आपके आंखों के सामने होंगे। आपको जैसे दिगराज सर का ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, प्रिंस सर का मैथ्स, शिप्रा मैम का बायोलॉजी, सत्यम सर का फिजिक्स, साक्षी मैम का इकोनॉमिक्स या मुझसे अकाउंट्स पढ़ना है, या पायल मैम से बिजनेस स्टडीज़, तो आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है यहाँ पर आपके पूरे सामने होंगे। सपोज आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से चीज़ें ओपन अप हो जाएंगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया हुआ है कि अकाउंट्स ओवरव्यू के कितने लेक्चर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 के कितने लेक्चर्स हैं, तो सारे आपको चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स प्रॉपरली मिल जाएंगे, अरेंज्ड इन सीक्वेंस। ठीक है, तो अब आप बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंटली आराम से अपना कोर्स और अपने सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल, आपने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे आपने जाके क्लिक किया, तो इस तरह से जो उसका फर्स्ट लेक्चर है वो ओपन अप हो जाएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे सारी बातें। और जैसे आपका ये वाला लेक्चर खत्म होता है तो आपको नीचे नेक्स्ट वीडियो का एक बटन दबाना है। नीचे नेक्स्ट वीडियो के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे इसके जस्ट बाद वाले वीडियो पे। तो इस तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में चलते जाएंगे, सारे क्वेश्चंस सब कुछ एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में चलता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है अब, और अब आपकी प्रॉब्लम का जो है समाधान हो गया है। चलिए, तो आज के वीडियो में हमने MCQs सारे कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम अलग से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको सबको हम एक एक करके चुन चुन के सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल सॉलिड तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।